सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपका जो लाइव सेशन है वो कोई भी इस चैनल पे कोई भी लाइव सेशन आपका जो है वो नहीं हो पा रहा है। हम लोग डिस्कस करेंगे कई सारे जो एस्पेक्ट हैं, जो आज के टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे जल्द से जल्द। जैसे ये टेक्निकल ग्लिच दूर होता है दोबारा से वही 9 AM को आपकी लाइव सेशन हो पाएंगे। ठीक है, आज के जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोन निवर के बारे में। ठीक है, कल भी ब्रीफ में मैंने आपको बताया था साइक्लोन से रिलेटेड बहुत तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके फ्रेम हो सकते हैं। आरबीआई इंटरनल वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट के बारे में वो डिस्कस करेंगे। इस पे ऊपर 2 आर्टिकल्स हैं। तो पहले तो जो रिकमेंडेशंस हैं वो देखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं ब्रीफ में, फिर जो आर्गुमेंट दिया गया है, तो इससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमी सेक्शन के अंदर ही आप कर सकता। फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में जो एक्सटेंशन है उससे रिलेटेड है कि जो ट्राइबल्स हैं उनको राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये कई जगहों पे पेपर 2 के अंदर भी आपका पूछा जा सकता है, सोसाइटी सेक्शन में भी आ सकता है। इसी से रिलेटेड ये एक टॉपिक आता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक से रिलेटेड। यूपी ने रिलीजियस कन्वर्सन जो लॉ लेकर आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए कई सारे ऐसे पॉलिटिकल डिबेट है जिसका कोई एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि कंक्लूजन नहीं हो सकता, क्या सही है क्या गलत है, मतलब एक एग्जैक्ट आप कंक्लूड नहीं कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें फिर आपको ध्यान में रखनी है, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 43 ऐप्स और बैन कर दिए गए हैं, तो इससे रिलेटेड पहले बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे जब पहले ऐप्स बैन किए गए थे, आज भी आए हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्जिट ऑफ यूएसए फ्रॉम अफगानिस्तान, कुछ छोटी न्यूज़ और भी हैं, और आखिर में मैं आपको मेंस क्वेश्चन दूंगा। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। ये कोड याद रखना है, दैट इज SPLIVE। एग्रीकल्चर ऑप्शनल ऑलरेडी आपकी क्लासेज हो गई हैं। ठीक है, 23 तारीख को क्लास हुई थी, 24 को क्लास हुई थी, आज भी क्लास है। नया बैच आपका दिसंबर 5 से शुरू हो रहा है, तो आपने अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक तो IFS का रास्ता आपके लिए खुल जाता है, GS पेपर 3 के लिए बहुत हेल्पफुल है और प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और ऑप्शनल इन जनरल देखो तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस ऑप्शनल को कर सकते हो और स्कोर भी हाई कर सकते हो। ठीक है, सो आप इजीली 270+ 300 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 300 350 पेज के नोट्स प्रिपेयर कराए जाएंगे क्लास के अंदर, और उसी को आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चंस वैसे ही रिपीट हो जाते हैं, तो काफ़ी स्कोरिंग ऑप्शनल है। UPSC CS unacademy.com या अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, UPSC CSC सेलेक्ट करना है आपको। फिर आप अगर आप GS का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये UPSC GS सेलेक्ट करो। ऑप्शनल लेना है तो UPSC ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, और कंबाइंड भी आप ले सकते हो, आइकॉनिक भी ले सकते हो जिसमें आपको मेंटर असाइन रहेंगे। ये कोड याद रखना है SP लाइव। जैसे ही कोड इस्तेमाल करोगे जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। ये पूरा का पूरा आप शेड्यूल जाके देख सकते हैं। ये नोट्स हैं आपके, कल भी मैंने आपको दिखाया था एग्रीकल्चर ऑप्शनल किस तरीके से क्लास में ही नोट्स प्रिपेयर होते हैं। तो पूरे ये नोट्स है, आपको इन्हीं को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपको पूरा का पूरा जो ऑप्शनल है वो तैयार हो जाएगा। कल जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें जो अच्छे आंसर्स हैं, बेस्ट आंसर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? विजय मुंडे, रमेश अलारिया, पद्माजा, श्रेयांशी, ये अच्छे आंसर्स हैं। और भी कई अच्छे आंसर्स हैं। तो रमेश अलारिया हिंदी माध्यम से इन्होंने आंसर लिखा है। ठीक है, सो आप लोग अपने आंसर राइटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करते रहना है। करंट से डिराइव्ड जो स्टैटिक टॉपिक्स के जो मैं आपको देता हूँ रोज, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और डेली बेसिस में उसको प्रैक्टिस करनी है। एक दूसरे के आंसर से जितना हो सके सीखने की कोशिश करना है। आज भी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको सेंड करना है, डेली डोज विद S.पांडे। ये एक टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु और पुडुचेरी ऑन द एज एज नीवर क्लोजेज इन। तो जो नीवर है, नीवर साइक्लोन है और इसकी स्पीड लगभग 120 से 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड है। ठीक है, सो यहाँ पे जो टॉपिक्स आपको करने हैं इसके लिए, अब ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि इसमें कितना डैमेज हुआ और ये सारी चीज़ें हैं। एक तो पहला जो चीज़ है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कैसे नेमिंग के बारे में, साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है NDMA की जो गाइडलाइंस हैं साइक्लोन से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, साइक्लोन से रिलेटेड जो NDMA की गाइडलाइंस है दैट यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद साइक्लोन के फॉर्मेशन का जो मैकेनिज़्म है वो आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच का जो अंतर है वो आपको याद रखना है। ठीक है, और एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो साइक्लोन की फॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी है वो क्यों इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, वो क्यों इस पे इंक्रीज़ हो रही है
वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वाई इंक्रीज। तो एक तरफ आप देखोगे एनडीएमए की गाइडलाइंस है, साइक्लोन का फॉर्मेशन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन की अगर आप बात करो, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, वाई फ्रीक्वेंसी आपकी क्यों इंक्रीज हो रही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, साइक्लोन का फॉर्मेशन है, एनडीएमए की ये है, सारे जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये सारे एंगल्स आपको ध्यान में रखना है। जैसे नेमिंग की अगर आप बात करो तो एक एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल में आपसे अलग अलग समय में की है, डिस्कस भी किया है। जैसे इस साइक्लोन का नाम नीवर है, ठीक है, नीवर नाम है, ईरान ने दिया है, ठीक है, ईरान ने दिया है। और ये नीवर नाम ईरान ने दिया। तो जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पूरे वर्ल्ड को जितने भी ओशंस है उसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया है, और वो जोन्स अपने अलग अलग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसे इंडियन ओशन के अलॉन्ग जितने भी देश हैं वो नाम सबमिट करते हैं और रोटेशन बेसिस पे नाम रखा जाता है। ये है नेमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ एक बताया भी था। उसके बाद एनडीएमए की गाइडलाइंस आपको करनी है, ये आपको उसकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, ये जरूर से करो। साइक्लोन के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है, एक सेपरेट सेशन भी है मेरा इसके ऊपर, उसको आप देखो, इसमें पूरा डिटेल में किस तरीके से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म आपको जरूर से ध्यान रखना है। फिर आपको ये जो डिफरेंस है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में ध्यान में रखना है। जैसे टेम्परेट साइक्लोन में आपका फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जब आप बात करते हो तो इसमें लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, ये दो चीज़ें हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो 27 डिग्री सेल्सियस और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ रही है, बिकॉज जो टेम्परेचर है वो लगातार आपका बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आपकी हो रही है, और जो ग्लोबल वार्मिंग लगातार आपकी हो रही है उस वजह से ये जो कंडीशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन की वो मतलब कंडीशन जल्दी से अचीव आपकी हो रही है, ठीक है। फिर मैंने जैसे ये साइक्लोन्स की कैटेगरीज के बारे में भी आपसे मतलब डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं जो, जैसे टाइफून्स हैं आपके जो कि हैं, ठीक है, उसके अलावा आपके टाइफून्स हो गए, उसके बाद हरिकेन्स हो गए, हरिकेन की बात करोगे, ठीक है, एक तो टाइफून हो गए, हरिकेन्स आपके अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न ठीक है, ईस्टर्न जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे होते हैं, ठीक है। टाइफून्स आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इलाके में होते हैं, और साइक्लोन इन जनरल, ठीक है, साइक्लोन इन जनरल आपके जो हैं वो होते हैं, जो ध्यान देने वाली बात है, साइक्लोन इन जनरल जो अगर आप देखोगे तो जो साइक्लोन इन जनरल का जो है वो आपका जो फॉर्मेशन है वो है इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एरिया आपको ध्यान में रखना है। वैसे इन सब टॉपिक्स को मैंने बहुत डिटेल में पहले कवर भी किया हुआ है। तो जब भी कोई साइक्लोन आता है तो आपको उसका नाम तो ठीक है, लेकिन उसके फॉर्मेशन का मैकेनिज्म और ये सब चीज़ें, ये सारे एरियाज़ आपको ज़रूर से पढ़ने चाहिए जहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेटेड विथ जो अभी रिपोर्ट आई थिंक 20 नवंबर को जो आरबीआई की इंटरनल पैनल है, आरबीआई का जो इंटरनल पैनल है, आरबीआई का जो इंटरनल पैनल है उसने रिपोर्ट सबमिट की है, ठीक है, रिपोर्ट जो सबमिट की है आरबीआई का जो इंटरनल पैनल है, ठीक है, उसने जो है रिपोर्ट सबमिट की है आरबीआई के इंटरनल पैनल ने। तो ये जो आरबीआई के इंटरनल पैनल ने रिपोर्ट सबमिट की है उसके ऊपर है ये, ठीक है, उसके ऊपर आरबीआई के जो इंटरनल पैनल है उसने जो रिपोर्ट सबमिट की है तो उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स रखे गए। तो पहले इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस क्या हैं वो ब्रीफ में हम लोग देखते हैं। फिर आपका एक एडिटोरियल है जो कि बातें कुछ कह रहा है बैंक से रिलेटेड, तो ये एक ओपिनियन है, दूसरा ओपिनियन भी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो जो भी ओपिनियन आएंगे वो थोड़ा क्रिटिकल होते हैं। तो ये तो एक ओपिनियन है, दूसरा ओपिनियन मतलब इसका और इफेक्ट क्या हो सकता है वो है, इस पर बेस्ड आपका मेंस का क्वेश्चन भी है। तो ये दोनों टॉपिक्स अगर आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, और ये इकोनॉमी से रिलेटेड आपका प्रश्न भी इसमें फ्रेम हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्या जो पॉइंट्स इसमें कहे गए हैं। सो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसने अलाउ किया है एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स इनटू द बैंकिंग स्पेस, ठीक है, यही एक पॉइंट का डिस्कशन। जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो बैंकिंग स्पेस में जो है
उनको एंटर करना। दूसरा जो बिग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, NBFCs हैं, उनको वो बैंक में कन्वर्ट करना। एक क्राइटेरिया रखा गया है, उस क्राइटेरिया के तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं उनको बैंक्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, उनको जो है बैंक्स में कन्वर्ट करना। और उसके बाद हाइक इन प्रमोटर्स स्टेक एंड ऑल्सो हाइक इन मिनिमम कैपिटल फॉर न्यू बैंक्स। बहुत सारे ऐसे चेंजेस आपके किए गए हैं, आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे, पहला जो है वो है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी बैंकिंग स्पेस में एंट्री की बात की गई है। लार्ज कॉर्पोरेट और जो इंडस्ट्रियल हाउसेस है उनको अलाउ किया जाए एज अ प्रमोटर्स ऑफ द बैंक्स ओनली आफ्टर नेसेसरी अमेंडमेंट। तो जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर को एंटर कर रहे हो बैंकिंग सेक्टर में, तो वहाँ पे आपको इस रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को बदलाव उसमें लाने पड़ेंगे। तो उसको भी कहा गया कि इस पे आप चेंजेस लेकर आओ। उसके अलावा एक मॉडल एक मेंशन है, दैट इज कनेक्टेड लेंडिंग। एक टर्म इस्तेमाल होता है कनेक्टेड लेंडिंग। तो ये क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसके तहत इन विच द बैंक्स कंट्रोलिंग द ओनर, है ना, जो बैंक्स कंट्रोलिंग ओनर एक्सटेंड्स लोन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी एट लोअर इंटरेस्ट रेट टू हिमसेल्फ और हिज कनेक्टेड पार्टीज। तो यहाँ पे कनेक्टेड लेंडिंग का मतलब क्या है, कोई भी जो भी पर्सन या इंडिविजुअल जिसका बैंक है या जो उसको ओन करता है, वो इंफीरियर क्वालिटी के जो लोन्स है, जो बैड लोन्स आप जो भी कह सकते हो, इंफीरियर क्वालिटी के जो लोन है उसको लोअर इंटरेस्ट रेट में अपने आप को दे ले, ठीक है, या अपने से रिलेटेड किसी कनेक्टेड पर्सन को दे दे, ठीक है। तो इससे ये मतलब देखो, सबसे बड़ी चिंता यही है कि जब अभी कोई SBI जो है बैंक ओन कर, तो गवर्नमेंट कोई नॉर्म्स बनाएगी कि आपको ये पैसा इस सेक्टर के लोगों को देना। बट कोई प्राइवेट पर्सन अगर किसी बैंक को लोन कर रहा है तो वो उसके डिस्क्रिप्शन पे भी बहुत आ जाता है किसको पैसा देना है और किसको पैसा नहीं देना है। मान लो कोई दूसरी कॉर्पोरेट एंटिटी पैसा मांगेगी तो वो फिर हो सकता है पैसा ना दे, क्योंकि उसको लगे कि मेरा कॉम्पिटिटर है। तो ये एक इशू आपका आ सकता है। दूसरा कि जो लार्ज NBFCs है जिसकी एसेट साइज 50,000 करोड़ और उससे ज़्यादा है ना, और विच आर ओन्ड बाय कॉर्पोरेट हाउस में बी कंसीडर्ड फॉर कन्वर्जन इनटू बैंक। तो ये जिसकी एसेट साइज 50,000 करोड़ है, 50,000 जो है करोड़ आपकी है, तो ये 50,000 करोड़ जिनकी साइज आपकी इस तरह की है, तो वो आप कह सकते हो कि उनको बैंक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ ऑपरेशंस, 10 साल उनका मतलब उन्होंने काम कर लिया हो, और जो क्राइटेरिया है उन क्राइटेरियाज को वो कंप्लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बैंक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके अलावा जो मिनिमम इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट है किसी भी नए बैंक को लाइसेंस देने के लिए, वो इन्हेंस किया गया है 500 करोड़ से इंक्रीज करके 1,000 करोड़ तक, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना फॉर यूनिवर्सल बैंक्स, और 200 करोड़ से 300 करोड़ के लिए फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बड़े बैंक की बात अगर आप करोगे, यूनिवर्सल बैंक्स की बात करोगे, तो उसमें इनिशियल कैपिटल 1,000 करोड़ रखा गया है, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए जो पैसा 200 करोड़ से 300 करोड़ कर दिया गया। तो ये रिकमेंडेशन आपकी दी गई है। दूसरा अगर देखा जाए, यहाँ कहा गया कि RBI शुड टेक स्टेप्स टू एंश्योर हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन डिफरेंट लाइसेंसिंग गाइडलाइंस टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो जितना मतलब जब बैंक आप खोलते हो तो बहुत तरीके की गाइडलाइंस, डिफरेंट गाइडलाइंस है। तो RBI ये है कि ये जो डिफरेंट गाइडलाइंस इनको एक प्लेटफॉर्म में लेकर आ जाए, एक सिंगल गाइडलाइंस हो, सारी गाइडलाइंस के बीच में ऐसा नहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो कि यहाँ पे कुछ और लिखा वहाँ कुछ और लिखा, तो उसके बीच का हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, ये कहा गया। फिर नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज के बारे में, NOFCs के बारे इसके बारे में बताया गया है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये क्या है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं थ्रू विच प्रमोटर्स ग्रुप विल बी परमिटेड टू सेट अप अ न्यू बैंक। तो NOHFC है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से जो भी प्रमोटर ग्रुप्स हैं उन्हें वो नया बैंक खड़ा कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि NOFHC शुड कंटिन्यू टू बी द प्रिफर्ड स्ट्रक्चर फॉर ऑल द न्यू लाइसेंस टू बी इशूड फॉर द यूनिवर्सल बैंक। तो ये जो है NOHFC, ठीक है, NOHFC क्या है, ये बेसिकली इसके थ्रू एक तरीके से ये क्या है, थ्रू विच इसके थ्रू जो बैंक्स, जो प्रमोटर्स हैं, दे आर अलाउड टू सेट न्यू बैंक, ठीक है, नया बैंक जो है वो सेट करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को प्रिफर करने की बात की गई है इस इंटरनल ग्रुप के द्वारा। अब देखो यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स दिए गए, ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ये दोनों आर्टिकल्स को मिला के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ हम लोग ने पूरा इशू समझने के लिए पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे क्या है, जो एडिटोरियल आया उसमें कुछ बातें कही गई हैं, जो पॉइंट्स आप एग्जाम में जैसे एनालाइज करना, क्रिटिकली एनालाइज करना, ये सब अगर आता है तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या क्या पॉइंट्स हैं,
पहला आप देखो कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑफ द रिसर्च बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंडेड दैट कॉर्पोरेट हाउसेस बी गिवन बैंक लाइसेंसेस। ठीक है, ये कहा है कि कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंक लाइसेंसेस दिया जाएगा। ये हमने डिस्कस किया। फरवरी 2013 में ऐसा ही कुछ ट्राई किया गया था, बुलाया गया था कि ठीक है कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि कोई भी मतलब फाइनली जितनों ने भी इच्छा जताई थी किसी को भी लाइसेंस दिया नहीं गया है, और सिर्फ 2 एंटिटीज जो भी क्राइटेरिया उस पर क्वालिफाई किए थे, एक IDFC और एक बंधन फाइनेंशियल सर्विस, 2 ही हुआ था। तो मतलब जो हमें बैंकिंग सर्विस के लिए जिस तरीके के प्राइवेट सेक्टर का ज़रूरत था वो मतलब अवेलेबल नहीं था, वैसे एंटिटीज़ अवेलेबल नहीं थे। दूसरा 2014 में दोबारा से जो प्रोहिबिशन, फिर 2013 के बाद ये स्टेप लिया गया, फिर बंद कर दिया गया, फिर 2014 में दोबारा से रिस्टोर किया गया, और फिर जो प्रयास किया गया कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनकी बैंकिंग सेक्टर में एंट्री किया जाए। अब इसके पीछे क्या रैशनल है ये समझने की बात है। अब यहाँ पे हो सकता है कि जो मानना है, जो बेनिफिट दिख रहा है कि हम क्यों हमने दोबारा 2014 में इस चीज़ को दोबारा से हमने प्रपोज किया है। इसके पीछे जो रीज़न कहा गया है, एक तो बैंकिंग सेक्टर का गवर्नेंस इंप्रूव होगा, प्राइवेट सेक्टर का एक्सपर्टीज आएगा, और प्राइवेट सेक्टर का जो कैपिटल या पैसा बैंकिंग सेक्टर में आएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमें प्राइवेट सेक्टर से या कॉर्पोरेट हाउसेस से मिल सकती हैं बैंकिंग एरिया से, शायद इसलिए हमने ऐसा प्रयास किया है। अब दूसरा कहा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, एक इंपैक्ट बताया गया, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इसका मतलब क्या है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो इजीली बैंक्स को अपने बिजनेस के सोर्स, जैसे कोई भी बैंक है वो प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस अगर उसको ओन करता है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आप और हम अपना पैसा उसमें जमा करेंगे और वो लोन देगा, तो लोन किसी और को ना देके अपने को ही लोन देने लगे, मतलब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के ही वो लोन दे। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कि बैंक्स टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द कस्टमर एंड सप्लाई ऑफ देयर बिजनेसेस, तो जो भी उसके बिजनेस से रिलेटेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको फाइनेंस प्रोवाइड फाइनेंस टू कस्टमर एंड सप्लायर्स। ठीक है, जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, कस्टमर्स हैं और जो आपके सप्लायर्स हैं, ठीक है, कस्टमर्स हैं और आपके जो सप्लायर्स हैं, जो उसके बिजनेस से रिलेटेड है, कस्टमर्स और सप्लायर जो कि उसके बिजनेस से रिलेटेड है, वो उस तरीके से है ना, प्रोवाइड फाइनेंस टू कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ऑफ देयर बिजनेसेस, उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, बैंक्स ओन्ड बाय कॉर्पोरेट हाउसेस विल बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ नॉन बैंक एंटिटीज ऑफ द ग्रुप। अब देखो ये जरूरी है, ये क्या होगा, जैसे आप इमेजिन करो एक कोई बैंक है, उस बैंक को कोई एक बिजनेसमैन ओन करता है। अभी वो उस आपको पता है कि ये बैंक इस पर्सन का, ये बिजनेस वाला बिजनेस मतलब ग्रुप का हेड है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको ऐसा लगता है, तो अगर सपोज करो आप न्यूज़ में देखते हो कि वो जो है उसका बिजनेस थोड़ा नीचे जा रहा है, तो आपको लगेगा बैंक भी डूब जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो नॉन बैंकिंग एंटिटी है उसके साथ जो होगा उसको आप बैंक से लिंक करना शुरू कर दोगे, और इससे क्या है काफ़ी अधिक जो परसेप्शन है वो चेंज होगा, और लोग फिर अपना पैसा वहाँ से लेते जाएंगे, और जो मिसट्रस्ट है वो डेवलप होगा। ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ, ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। ठीक है, ये इसलिए कहा गया है एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ नॉन बैंक एंटिटीज ऑफ द ग्रुप। इफ द नॉन बैंक जैसे नॉन बैंक एंटिटी किसी भी तरीके के मतलब ट्रबल में आता है, तो ये बैंकिंग जो एंटिटी है उसको भी काफ़ी अफेक्ट करेगा। दूसरा, ट्रेसिंग इंटरकनेक्टेड लेंडिंग विल बी अ चैलेंज। अभी आप कॉर्पोरेट हाउसेस से, आपका बैंक है, आप अपने ही जो भी बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उन्हीं को देते जा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप एक जो अभी मैंने आपको कनेक्टेड लेंडिंग है उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, कैसे आप ऐसे डिसाइड कर पाओगे। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है कॉर्पोरेट हाउसेस का, उसमें कोऑपरेशन ऑफ वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो अगर आप ऐसा करते भी हो तो आपको क्या है कि ये देखना, आपको पूरे ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना पड़ेगा, तो इसके लिए कई सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की आपको जरूरत पड़ेगी, और ये कॉर्पोरेट हाउसेस के अच्छा खासा पॉलिटिकल क्लाउड्स है, तो ऐसा कोई भी मॉनिटरिंग को वो रोक देंगे। ये एक पॉइंट भी आपको यहाँ पे कहा गया है। दूसरा कि ये जो रेगुलेटर्स हैं अगेंस्ट पावरफुल कॉर्पोरेट हाउसेस कुड एंड अप डैमेजिंग द रेगुलेटर। तो जो रेगुलेट करेंगे, जैसे अगर अभी एनसीबी है जो अभी मुंबई में चल रहा है, तो वो ड्रग्स केसेस पे देख रहे हैं, तो उन्हीं पे हमला कर दिया गया। तो अभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस मान लो, सपोज करो उनके ऊपर कोई एक्शन हो भी रहा है, और है ना, तो रेगुलेटर को भी हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी आपका हो सकता है, जो कि इनके द्वारा कहा गया। दूसरा क्या है कि यहाँ पे फिर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेस का बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्लाउड भी है, इसलिए जो रेगुलेशन है वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को मिला। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहा गया कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप है वो आर्ग्यूज दैट कॉर्पोरेट ओन NBFCs have been
रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ वाइल। अब यहाँ पे कहा गया कि देखो, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज है उनको ये बोला गया कि मतलब कुछ क्राइटेरिया के साथ उनको बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और इसलिए ट्रस्ट भी दिखाया जा रहा है। अब इसमें ये क्या है कि आरबीआई ने उन पर नज़र रखी, उनके रिकॉर्ड को देखा, और इसी वजह से उसको बैंक में कन्वर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा कहा जा रहा है। तो इसलिए जो रिस्क होगा जब वो प्रॉपर बैंकिंग स्पेस में एंटर करेंगे वो बहुत ही मिनिमम होगा, मतलब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स नीड कैपिटल दैट द गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड। द एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस इफ इट हैपेंस एट ऑल इज दस लाइकली टू प्रिल्यूड टू प्राइवेटाइजेशंस। तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है अच्छा परफॉर्म नहीं, मान लो नहीं कर पाते हैं, तो और फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं, धीरे धीरे वो उनका गवर्नेंस मॉडल बढ़ता जा रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर की जो एंट्री है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होगा, और धीरे धीरे फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम मूव कर जाएंगे। तो ये भी एक एंगल दिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म के रूप में रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, विथ लैंड राइट्स बट नो लैंड। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड टॉपिक है। जम्मू एंड कश्मीर का जो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का आपका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उससे ये रिलेटेड है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उससे ये आपका रिलेटेड है। तो विथ लैंड राइट बट नो लैंड। ठीक है, तो ये हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, अलग अलग जो डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो ट्राइबल पॉलिटिक्स इन द एस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज फोकस्ड ऑन ट्विन इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल रिजर्वेशन। अब देखो यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का आया था, इसमें बहुत तरीके के राइट्स आपको दिए गए थे लैंड से रिलेटेड। ठीक है, जैसे अगर आप फॉरेस्ट राइट एक्ट इन जनरल देखोगे तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया में लोग रह रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड इन फॉरेस्ट ड्वेलिंग है ना, वहाँ पे जो ग्रुप ट्राइबल ग्रुप और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको सर्टेन राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सर्टेन राइट्स अलग अलग तरीके से वो राइट्स हैं, आगे डिस्कस करते हैं कौन से राइट्स हैं। और इसका पर्पज़ ये है कि जो रिसोर्सेस हैं उनका सही से इस्तेमाल हो, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन हो, और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो आपका मेंटेन रहे। और इसके अलावा जो लैंड रिलेटेड राइट्स हैं वो भी उनको प्रोवाइड हो। ठीक है, जैसे चाहे वो टाइटल राइट्स हो, यूज राइट्स हो, रिलीफ डेवलपमेंट राइट्स हो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स हो, ये राइट्स एंश्राइन किए गए। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की बात की जाए, इसका एक्सटेंशन जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कहा यह गया है कि फिलहाल के लिए जैसे अभी ये जो किया जा रहा है तो उसमें फिलहाल के लिए जो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्होंने अपोज किया है। और क्योंकि ये जो राइट है, ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जब आज जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोज कर रही हैं वो भी पावर में थी, और वो फिर आप कह सकते हो कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अब उनका ये मतलब एक ये पॉइंट ये है कि जैसे एक आपने आई थिंक 2001 में एक एक्ट आप लेकर आए थे जिसका नाम था आई थिंक हाँ, रोशनी एक्ट। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये रोशनी एक्ट को नल एंड वाइड कर दिया गया। अब रोशनी एक्ट के तहत क्या है कि जो लैंड्स हैं, बहुत सारी जो लैंड्स हैं, कई लोगों को उसकी ओनरशिप दी गई, लेकिन अभी रोशनी एक्ट को सरकार ने नल एंड वाइड कर दिया जम्मू एंड कश्मीर के। इसका रीज़न क्या था कि सरकार ने वेबसाइट पर डाला भी है कि ये जो लैंड्स हैं ये किन बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको दे दी गई थी। असल में वो किसी मतलब सर्टेन, जैसे मान लो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो इस तरीके के फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको देना चाहिए था। वो जो लैंड है उसकी ओनरशिप किसी दूसरे पर्सनस को देना चाहिए था, लेकिन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने अपने नाम करा ली, और उन सभी का नाम आपके वेबसाइट पे दिया भी गया है ना, सरकार ने उसको दिया भी। तो इसलिए रोशनी एक्ट को नल एंड वाइड कर दिया गया है ना। ये एक बहुत बड़ा आपका रीज़न था। तो यह क्या है कि लोगों को ऐसा अगर कदम उठाया गया तो लोगों को ये डर है कि अगर सरकार आपको ओनरशिप देती है, अब वो ओनरशिप कब तक सस्टेनेबल हो सकता है, दूसरी सरकार आए और उस पर लॉ में चेंज कर दे और दोबारा से मतलब फिर उनको डिस्प्लेस कर दे। तो ये एक फियर फैक्टर भी उनके अंदर ऐड कर सकता है, ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रोवाइडेड एंड रिकॉग्नाइज द फॉरेस्ट राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, जिन्होंने लैंड है ना, जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड को ऑक्यूपाई किया बिफोर दिसंबर 2005, तो ऑलरेडी इसमें चीज़ें डिफाइंड है। ऐसा कोई भी कट ऑफ डेट जम्मू एंड कश्मीर के केस में नहीं है, और विदाउट अ कट ऑफ डेट विथ लैंड बीइंग रिट्रीव्ड आफ्टर डिक्लेयरिंग द रोशनी एक्ट नल। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि कट ऑफ डेट नहीं डिसाइडेड है कि कौन कब से है, जैसे इसमें 2005 से पहले की बात कर दी गई, तो ये कट ऑफ डेट है। तो आपको पता है कि इससे पहले जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं तो उनको वो लैंड का जो राइट्स है उसको दिया जाएगा। अब ऐसा कट ऑफ डेट जम्मू एंड कश्मीर के केस में भी जब आप इस एक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको लेकर आना चाहिए, ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, डेयरिंग टू लव बियॉन्ड सोसाइटल लिमिट। और आपका
मतलब इस तरह के काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हैं, और है ना जो एक लव जिहाद का टर्म है वो है। देखो ये जो टॉपिक्स होते हैं, इस टॉपिक पर आप एक आर्गुमेंट लेकर नहीं चल सकते हो। देखो यहाँ पे दो तरीके के लोग होंगे, ठीक है, मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब एक थॉट कैरी करेंगे, कोई सपोर्ट करेगा, कोई उसके अगेंस्ट होगा। तो एक एंगल्स पे आप जाओगे, एक एंगल पे अगर आप जाओगे तो उसमें ये होगा कि आपको फिर ये कह दिया जाएगा कि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम इसके सपोर्टर हो, तुम ऐसा नहीं सोचते हो तुम उसके सपोर्टर हो। ये चीज़ें होती हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि ह्यूमन की टेंडेंसी है कि वो अपने आप को किसी एक आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, चाहे वो रिलीजन हो, रीजन हो, कास्ट हो, किसी न किसी चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन एक पॉइंट आपको ये समझना है, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि जैसे हर चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इज़राइल फ़लस्तीन का इशू देखोगे, इज़राइल और फ़लस्तीन का जो है इशू देखोगे, तो इज़राइल फ़लस्तीन का जब इशू आप समझोगे तो इज़राइलीज़ ने जो टेंडेंसी अपनाई थी वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो आज की फ़लस्तीन की जगह है वहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन करना शुरू किया था। जो वहाँ पे मुस्लिम लोग रहते थे वहाँ पे पहले कुछ लोग गए, फिर धीरे धीरे और लोग गए, फिर और लोग गए, इस तरीके से, और उन्होंने अपना पूरा उस एरिया को कॉलोनाइज़ किया। फिर जो वहाँ पे मेजोरिटी वो माइनॉरिटी में हो गई। तो क्या समझना है आपको कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो एक टेंडेंसी है, वो अपनाई जाती है बड़े बड़े जो प्लेयर्स है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आपको लिंक करता है। अब क्या है वहाँ पे, अगर अभी कई रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किया जा रहा है, जब आप वहाँ के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन करते हो तो सपोज करो कि अगर कोई आर्मी का टैंक मूव कर रहा है वहाँ से, और वहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपने किया हुआ और उन्होंने जहाँ से कोई डायरेक्शन है और वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, तो जो मूवमेंट है आर्मी का वो अफेक्ट होगा और वो फिर डिले कर देगा मूवमेंट में, और ये एडवांटेज किसी और को मिल सकता है। मतलब सपोज चाइना ने अटैक कर दिया, किसी ने अटैक कर दिया, तो वहाँ पे वो एडवांटेज ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी एप्रहेंशन होता है, ठीक है, कोई भी, अगर आप अच्छी बुरी चीज़ कुछ भी आप लो, कोई भी आपका व्यू पॉइंट है, लेकिन क्या होता है कि कोई भी जब आप पॉइंट समझते हो, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, कोई भी बुरी चीज़ होती है। जैसे अगर पूरे सोसाइटी के अंदर, जैसे कहा जाता है कि अगर सोसाइटी में सभी एंजल्स हैं तो आपको कोई लॉ की ज़रूरत नहीं है। जैसे एंजल्स अगर सभी लोग हैं, मतलब सब बहुत अच्छे लोग हैं, तो लॉ की ज़रूरत आपको क्यों है? क्योंकि लॉ की ज़रूरत तब होती है जब आपको लगता है कि हाँ लोग मान नहीं रहे हैं, लोगों को एक सर्टेन गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है। अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हो तो लॉ है कि जिसके तहत अगर आपने, तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, तो इस डर से आप रेड लाइट क्रॉस नहीं करोगे, आप पुलिस वाले को देखोगे, आपके डर आ जाएगा, हाँ इसके पास पावर है, चालान काट सकता है, ठीक है। दूसरे एंगल से अगर आप देखो कि अगर सोसाइटी में सभी लोग डेविल हैं, ठीक है, डेविल मतलब आप मान लो शैतान लोग हैं, तो तभी लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आप कह सकते हो कि सभी जो भी, अगर सभी लोग ऐसे ही टेंडेंसी के, कोई लॉ को अबाइड ही नहीं करेगा। तो जब एंजल और डेविल का मिक्सचर होता है तब आपको लॉ की ज़रूरत होता है, जिससे कि जो वीक है, जो आप कह सकते हो कि सर्टेन किसी के राइट्स है, वो प्रोटेक्ट किए जाए। तो हर एक चीज़ का अच्छा एंगल होता है, हर एक चीज़ का बुरा एंगल होता है। अब अगर आप मैरिज के लिए आ जाओ, मैरिज की जो बात की जाती थी है, चाहे आप किसी भी रिलीजन में जब आप मैरिज की तरफ जाते हो तो हर एक रिलीजन में जो मैरिज होती है, उस मैरिज के जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, ऐसे ही आपका मतलब डिफरेंट आपके जो लॉज हैं वो अलग अलग रिलीजन से आपके रिलेटेड हैं। सो वहाँ पे क्या है कि आपको सर्टेन राइट्स दिए गए कि ठीक है, अगर अच्छा रिलेशन नहीं है तो आपके पास ये जो है ये डाइवोर्स का भी एक ये रास्ता खुला है, इसके लिए ये मीन्स है, इस तरीके के प्रोसीजर है, ऐसे कोर्ट में आपको अप्लाई करना। ये एक एंगल जाता है। अब अगर आप इस एंगल पे चले जाओ जहाँ पे ये किया जा रहा है कि दो डिफरेंट रिलीजन के लोग आपस में मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे संविधान उनको राइट देता है कि आप मैरिज कर सकते हो। और वहाँ पे स्टार्टिंग में ये रहता है कि ठीक है, अच्छा रिलेशन आपका चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जो मैरिज है वो आपकी चलती जाएगी और लाइफ लॉन्ग तक आपको चलती जाएगी। डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं लोग, दोनों ही, सपोज करो कोई एक रिलीजन से बिलोंग करता है, दूसरा दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है ना, किसी डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो वो क्या है कि जब तक दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन चल रहा है तो वो आपकी शादी चलती जाएगी, कोई वहाँ पर रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई वहाँ पर आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी आपके इंटरफेयर करने वाला नहीं है, क्योंकि ये आप
आपका संवैधानिक राइट है। तो यहाँ पे आप किसी पर्सन को जब देखते हो तो वो रिलीजन नहीं है कि ये हिंदू लड़का है या मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है। यहाँ पे आप इन रिलीजन के बेसिस पे दो यूथ को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आप दो इंडिविजुअल से बात कर रहे हो, दो इंडिविजुअल हैं जिन्होंने जो साथ में आए हैं। रिलीजन तो ठीक है, उनकी आइडेंटिटी है। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है कि जब कोई पर्सन जब उसने मैरिज कर लिया और उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ जो मैरिज की गई है उसका पर्पस कोई और था। अगर सपोज करो ये 100 में से एक केस भी ऐसा होता है, तो क्या हमारे पास कोई लॉ होना चाहिए? क्या हमारे पास ऐसा कोई लॉ होना चाहिए जो कि उस पर्सन के ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सके? तो क्वेश्चन उस एक इंडिविजुअल का है जो कि अपने उसके पास एक लीगल मैकेनिज्म हो जिसके तहत वो अपने ऐसे इश्यूज को कि उसको कन्वर्जन करा लिया गया मैरिज के नाम पे, या कोई उसको झांसा दे दिया गया, कुछ भी ऐसा एलियोरमेंट या कोई भी ऐसा इशू कर दिया गया, तो क्या उसके पास कोई ऐसा लीगल कदम है जो उसको वो उठा सके और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके? तो वहाँ पे फिर आपको एक सेपरेट लॉ की ज़रूरत होती है। ठीक है, चाहे भले वो एक केस हो, 100 में से एक केस हो, वहां पे फिर आपको लॉ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज इस एंगल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप कह सकते हो। तो यहाँ पे एक तरफ आपने कह दिया ठीक है ये ऐसा जरूरत है, और एक तरफ आपने संवैधानिक राइट्स की बात कर दी कि ये सभी का एक राइट है कि वो एक दो इंडिविजुअल हैं जिन्होंने मैरिज की है, ना कि को दो रिलीजन, मतलब आप उसे रिलीजन से आइडेंटिफाई नहीं करोगे, सभी के पास राइट है जिससे मैरिज करना करो। तो इस एंगल से आपको देखना। तो यहाँ पे ये आपका यूपी का रिलीजियस कन्वर्जन ये जो लॉ है, तो प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन ऑर्डिनेंस लगभग 1 से 5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट ये देता है इफ एन कोई भी जो एक्यूज्ड वो फेल करता है कि कन्वर्जन ऑफ द वुमेन वाज नॉट फॉर द मैरिज और बाय यूज ऑफ फोर्स एल्योरमेंट, है ना, मैरिज के लिए नहीं है, फोर्स के साथ एल्योरमेंट के साथ, ऐसा है ना, अगर वो ये प्रूफ नहीं कर पाते। उसके बाद जेल सेंटेंस लगभग 3 से 10 साल की भी हो सकती है अगर इफ द वुमेन इज फ्रॉम SC/ST कम्युनिटी और उनको ऐसा फोर्सफुल कन्वर्जन ऐसा किया गया है। ठीक है, या एक मास कन्वर्जन किया गया है। उसके बाद नोटिस इस पीरियड टू द जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस पीरियड दिया गया है वो है डबल टू 2 मंथ्स। तो यहाँ पे एक रिलीजियस कन्वर्जन का जो इशू है वो एक डिफरेंट इशू है। ठीक है, वो अगर आप देखोगे एक मैरिज का मैंने आपको बताया एक ये है। उसके बाद रिलीजियस कन्वर्जन का जो बात होती है, रिलीजियस कन्वर्जन एक ऐसा ट्रुथ है जो आप कह सकते हो सदियों से चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जैसे मैंने आपको इजराइल पैलेस्तीन की बात की, या फिर अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा, जैसे सपोज करो जो ब्रिटेन है, ठीक है, तो जो ब्रिटेन है उसने बहुत सारे देशों में रूल किया, और भी जो यूरोपियन पावर है उन्होंने रूल किया, तो उन्होंने अपने रिलीजन को, जो क्रिश्चियनिटी है, उसको फॉलो करते थे और उस क्रिश्चियनिटी को वो स्प्रेड करते थे। जैसे कोई गरीब है, उस गरीब को बोल दिया कि तो तुम ऐसे गरीबी में रह रहे हो, तुम्हारे राइट से रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ये अमाउंट दे दिया, लैंड दे दी, घर दे दिया, और इसको देख के दूसरे भी लोग जो है वो भी कहेंगे ठीक है कन्वर्ट कर लेते। ऐसे कई सारे जो चमत्कार दिखा दिए जाते हैं, ऐसे एक सभा टाइप आपकी लगा दी जाती है। कोई चीज़ जो है, मान लो एक गांव का इलाका है, उस गांव के इलाके में पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट की गई, जैसे लोगों को कुछ ऐसा बीमारी हो गई, ठीक है, बीमारी टाइप पॉसिबल हो गया, जैसे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट, जैसे जो वाटर है उस वाटर के अंदर कोई ऐसा केमिकल है जिस वजह से किसी को एक पर्टिकुलर बीमारी हो रही है। ठीक है, अब वो लोग सोचेंगे कि कैसे हो रहा है, फिर वो जाके एक सभा अटेंड करेंगे। सभा में जो कोई इंडिविजुअल होगा जो किसी रिलीजन से बिलोंग करेगा, वो कहेगा आप ऐसा कर लो, या कोई उस बीमारी को दूर करने के लिए कुछ दे देगा कि आप ऐसा कर लो, वो सही हो जाएगा, तो उसको लगेगा चमत्कार हो गया, और वो फिर कहेगा कि ये सब आपके जो है ये गॉड ने किया है। तो जो लोग हैं, लोगों का जो फेथ है वो स्विच कर जाएगा। तो ये चीज़ें पहले से होती चली जा रही हैं। अब अगर ऐसा रिलीजियस कन्वर्जन होता है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, अगर इफ़ आई एम प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियनिटी और मुझे हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, या मुझे इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है, या इफ़ आई एम फॉलोइंग इस्लाम मुझे उसमें कन्वर्ट किया जाए, इफ़ आई एम फॉलोइंग हिंदुइज्म मुझे इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है, या क्रिश्चियनिटी, तो मतलब कोई भी कन्वर्जन हो किसी भी तरीके का, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म है तो इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्रिश्चियनिटी तो उसी को आप कन्वर्ट, तो यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन किया जा रहा है फोर्सफुल मैनर में, या किसी तरीके से उसको आप एल्योर करा रहे हो, मतलब उसको लालच दे रहे हो, ऐसा कोई भी कन्वर्जन अगर होता है, तो उस कन्वर्जन के केस में, उस कन्वर्जन के कंटेक्स्ट में
जो आपको ध्यान में रखना है, उस कन्वर्जन के केस में या कन्वर्जन के कंटेक्स्ट में आपको ज़रूरी ये हो जाता है जानना या समझना कि वहाँ पे अगर वो पर्सन को ये रियलाइज़ होता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है, तो एक लॉ हो जो कि वो लॉ उसको मतलब वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और जिन्होंने ऐसा किया है उनके प्रति एक लीगल एक्शन हो सके। ठीक है, तो ये एक एंगल आपको देखना है ये। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि राइट टू चूज पार्टनर ये जो और लिव विद अ पर्सन ऑफ चॉइस और पार्ट ऑफ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स, लाइफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, है ना। किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना, ये आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर है। वर्डिक्ट ने इस चीज़ को भी कहा है, रिलीजियस कन्वर्जन फॉर मैरिज वॉज अनएक्सेप्टेबल एंड वॉज नॉट गुड इन लॉ। ठीक है, अगर रिलीजन कन्वर्जन मैरिज के लिए ही किया जा रहा है तो वो अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो दो इंडिविजुअल है, अगर दो इंडिविजुअल क्लोज आ रहे हैं तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को ये नहीं कह सकता है कि हमारी मैरिज तभी होगी जब आप इस रिलीजन को फॉलो करोगे। तो ये चीज़ें क्या है, ये आप नहीं फोर्स कर सकते हो। इसको भी कोर्ट ने कहा ये अनएक्सेप्टेबल है। उसके बाद नवंबर 11 में एक केस था सलामत अंसारी और प्रियंका का, ये जो इनका केस था, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि वी डू नॉट सी प्रियंका खारवार एंड सलामत एज हिंदू एंड मुस्लिम, बट इनको हम इंडिविजुअल के रूप में देखते हैं जिनके पास ये राइट है कि जो अपना लाइफ आगे बिता सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके के देखो, दो व्यू पॉइंट्स डिफरेंट है। जो यूथ अपने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो यूथ अपने लाइफ को जैसे भी जीना चाहता है वो उनके ऊपर है। बट अगर कोई एक केस भी ऐसा नेगेटिव जाता है तो एक लीगल फ्रेमवर्क भी आपको चाहिए जो कि उस कंसर्न पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट करे। तो लॉ इसी के लिए ही होता है, लॉ का पर्पस ही यही है, संविधान का पर्पस भी यही है। नेक्स्ट देखते हैं पोषण अभियान अ बूस्ट। तो एक आपकी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन और पोषण अभियान वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसने कुछ पॉइंट्स आपके हाईलाइट किए गए हैं। तो जो इसमें सरकार ने टारगेट भी रखा है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया, स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया। ठीक है, ये आपका 2022 तक वो करना है। ठीक है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया बाय 2022। ठीक है, 2022 तक। ठीक है, तो 2022 तक आपको ये आपका किया गया। 22 तक हमें स्टंटिंग मतलब जैसे मान लो आप बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही, स्टंटिंग वेस्टिंग हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो 38.4% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 years वेयर स्टंटेड। ठीक है, तो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 38.4% है ना चिल्ड्रंस जो हैं अंडर 5 वो स्टंटेड है, मतलब लो हाइट फॉर एज है, और 21% जो है वो आपके वेस्टेड है, मतलब लो वेट पर फॉर हाइट देखने को आपको मिलती है। ठीक है, सो यहाँ पे गवर्नमेंट का ही जो प्रोग्राम है इस जैसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, इसके तहत न्यूट्रिशनल आउटकम जो है चिल्ड्रंस का, प्रेग्नेंट वुमेन का, ठीक है, चिल्ड्रंस का और प्रेग्नेंट वुमेन का जो न्यूट्रिशनल आउटकम है, मतलब उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो उनको प्रोवाइड हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद क्या है, जो रिड्यूस स्टंटिंग एंड वेस्टिंग बाय 2% अ ईयर, है ना, टोटल 6% अंटिल 2022। तो 2018-19 में जो लॉन्च हुआ है तो यहाँ पे मतलब 2% हर साल कम होगा, तो 2022 तक लगभग 6% से ये रिड्यूस हो जाए। उसके अलावा एनीमिया को रिड्यूस करना है बाय 3%, एनीमिया को रिड्यूस करना है बाय 3%, ये आपको ध्यान में रखा गया है। ठीक है, अमंग चिल्ड्रंस, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर। उसके बाद 1/3 ऑफ द चिल्ड्रंस अंडर 5 फेस स्टंटिंग एंड वेस्टिंग एंड 40% एज्ड बिटवीन 1 and 4 आर एनेमिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इतना डेटा आपको याद नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि 1/3 जो बच्चे हैं 5 साल से कम के, ठीक है, तो वो फेस कर रहे हैं स्टंटिंग और वेस्टिंग, ये आपको पॉइंट याद रखना। ठीक है, उसके अलावा 1 and 4 आर एनीमिक। ठीक है, बिटवीन 1 and 4 आर एनीमिक। ठीक है, उसके बाद कहा गया है 40% एज्ड बिटवीन 1 and 4 आर एनीमिक। 40% जो बच्चे हैं जो 1 और 4 साल के हैं वो आयरन की कमी है। 50% जो प्रेग्नेंट और दूसरी जो वुमेन्स है वो भी एनीमिक है। 50% जो वुमेन्स की बात की गई, ये आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हाईलाइट कर रहा है। सो यहाँ पे हमें एक इस स्टेप्स को मतलब ऐसे इसको दूर करने के लिए बहुत से प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे वी नीड टू नाउ एक्सेलरेट एक्शन ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, वी नीड क्विकली ग्रेजुएट टू पोस्ट
पोषण प्लस स्ट्रेटजी। कहा गया कि जो पोषण अभियान है वो पोषण जो न्यूट्रिशन लोगों को मिले इस पर जो वर्क कर रहा है, तो हमें पोषण प्लस स्ट्रेटजी की तरफ मूव करना है। ये एक एंगल आपको बताया गया है, पोषण प्लस स्ट्रेटजी की तरफ हमें मूव करना है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, बच्चों के हेल्थ को, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए। रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया गया है, जो कि कोविड-19 से पहले प्रिपेयर ये की गई थी, कि डीपनिंग पॉवर्टी एंड हंगर में डिले अचीविंग द गोल। ठीक है, जो गरीबी बढ़ रही है और जो है ना पॉवर्टी है, जो भुखमरी बढ़ रही है, हंगर है, ठीक है, इस वजह से क्या है कि जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, वो नेशनल न्यूट्रिशन आपका जो मतलब मिशन के गोल्स को अचीव करने में और अधिक समय लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया द टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग प्रिवलेंस लेवल ऑफ एनीमिया में प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम 234.4% एंड अमंग एडोलेसेंट फ्रॉम 52 इज ऑल्सो कंसिडर्ड कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे ये भी है कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो गोल हमारा है, जो हमने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत, पोषण अभियान के तहत रखा, उन गोल्स में हमें रिडक्शन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि गरीबी, हंगर तेज़ी से बढ़ रही है, कोविड एरा की वजह से और भी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो गोल्स हैं वो हम कैसे अचीव करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपकी रखी गई हैं, चाहे जो टारगेट हमने 2016 में 50.3% का रखा था, है ना, प्रिविलेंस लेवल ऑफ एनीमिया जो कि 50.3% था 2016 में, वो 34.4% है 2022 में, इसको रिड्यूस किया जाए, और 52.9% एडोलेसेंट गर्ल में जो 2016 में था उसको हम 39.66% करें। तो ये हमारे जो एम्स हैं, हो सकता है इन एम्स को हम अचीव ना कर पाएँ बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस रिलेटेड विद पॉवर्टी, हंगर, ये सब चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। तो इंडियाज टारगेट आर कंजर्वेटिव एज कंपेयर टू द ग्लोबल टारगेट। तो कंपेरेटिवली हमारा जो टारगेट है कंजर्वेटिव, ग्लोबल टारगेट देखा जाए तो कंपेरेटिवली और ज़्यादा हायर है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ यूएस विड्रॉइंग डाउन ट्रूप्स व्हाट नेक्स्ट फॉर अफगानिस्तान। तो ये देखो यहाँ पे लगातार हमने इसके बारे में बहुत डिस्कस किया है। तो ये आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। एक स्टेक होल्डर चाहे आप देखोगे तालिबान है, पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, यूएसए है, रशिया है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, तो यूएसए यहाँ से जब अपने फोर्स को विड्रॉ करेगा तो वो तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट साइन करेगा। तालिबान के साथ ऑलरेडी एक एग्रीमेंट है, फोर्स को अपने विड्रॉ करेगा। अगर दूसरा देखोगे तो विद इन अफगानिस्तान आपकी अफगान सरकार है और तालिबान है। अफगान सरकार में भी दो डिफरेंट लोग हैं, अशरफ घानी है, ठीक है, आपका जो अशरफ घानी है, और दूसरी तरफ आपके अब्दुल्ला है, पश्तून है उनके, तो उनके बीच भी एक टेंशन है। तो ये अफगान गवर्नमेंट डिवाइडेड है, तालिबान कंसोलिडेटेड है, और जब यूएसए फोर्स आई थी उसका यही था कि तालिबान को पूरे तरीके से यहाँ से हटाना है, और वो जो तालिबान को हटाने के एम से आई थी, अब वो तालिबान और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई है ना। तो अभी उसने कहा है, मतलब उसने एग्री किया कि हम अपने जो ये लैंड है वो लैंड को किसी भी दूसरे फोर्सेस को, दूसरे भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ एंट्री नहीं देंगे। लेकिन जो सीज़ फायर की डिमांड की गई थी वो उन्होंने किया नहीं, मतलब सीज़ फायर जो करना चाहिए था, ये लगातार अटैक कर रहा है अफगान गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उस पर। दूसरा ये भी देखने को मिला कि कई सारे जो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईसिस है ना, वो उसका प्रेजेंस यहाँ पे अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है कि अगर यूएसए यहाँ से विड्रॉ करता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो सकती है। अब क्या डील साइन होती है वो डिपेंड करता है। इंडिया को भी इसका पार्टिसिपेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया इसका पार्ट नहीं बनता है तो पाकिस्तान और चाइना का इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस हो जाएगा, और हमारा जो इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के अंदर वो काफ़ी कम हो सकता है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए नुकसान होगा। इस पूरे इलाके में फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या आप कह सकते हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का डोमिनेंस बढ़ सकता है, जो कि फिर अगेन कश्मीर पर एक सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए इंडिया का इंटरेस्ट अपने आप यहाँ से जुड़ जाता है, उसके लिए हमें कदम उठाने की जरूरत है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने बैन किया 43 ऐप्स। तो ये सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, इसका इस्तेमाल करके बैन आपका किया गया। तो मेनली जैसे जो ये ऐप्स भी सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से ही है, जो डेटा जनरेट कर रहे थे और इधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे चाइनीज़। तो यहाँ पे बहुत से, जब इससे पहले जो लगभग 177 कितने मतलब बैन किए गए थे, उसमें बहुत से आर्टिकल्स आए थे, बोले कि जो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ ऐप्स आप बैन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाइनीज़ ऐप बैन किया तो आपने वैसा ही ऐप बना दिया। ठीक है, आपको लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए नए तरीके के ऐप्स क्रिएट करना है।
ठीक है, जो कि हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और कंट्री के डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मूव करने की ज़रूरत है। तो इस पर अभी आर्टिकल्स और भी आएंगे और पहले भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स इस पर आए थे, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। यहाँ पे इंडिया ने जैसे अभी नगरोटा में जो एक अटैक होना था, तो उस चीज़ को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने देख लिया था और वो जो ट्रक के अंदर ऐसे आ रहे थे तो फिर उनको मतलब टनल भी उन्होंने बना रखा था। अगर आप देखोगे तो एक टनल भी पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू और आई थिंक सांभा का इलाका है, वहाँ पे वो टनल भी डिटेक्ट हुई थी, वहाँ से आ गए थे ये। फिर वो गए थे, मतलब उनको मुंबई जैसा अटैक करना था, बट सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया, उनको मार दिया। अब क्या है कि इस चीज़ को फिर इंडियन जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने दूसरे जो एम्बेसडर उनको बुलाया, सारे पॉइंट्स रखे, ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से टेररिज्म को पाकिस्तान के थ्रू स्प्रेड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टेप है, ये एक अच्छा स्टेप है क्योंकि ये एक परसेप्शन बिल्डिंग में भी आपकी हेल्प करता है। स्पुतनिक 5 ने कहा है कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो 91%। अभी ये कंपनीज़ का अलग अलग वैक्सीन्स का आपका आता जा रहा है। स्पुतनिक 5 रशिया के द्वारा है। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कि किस टाइप की वैक्सीन है, किस तरीके की वैक्सीन है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हो, मतलब जो आप देख रहे हो, तो आप लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, ठीक है, और शेयर जरूर से करना है। और एक पॉइंट और भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है, इस वजह से पूरे सेशन को रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर वो अपलोड होता है तो बहुत समय लग जाता है। मतलब अगर सेशन आपका रिकॉर्ड हो रहा है बाय 9:30 तो फिर उसको अराउंड 1 आवर चाहिए पूरा अपलोड होने के लिए, तो इस वजह से डिले आपका हो जाता है। ठीक है, क्योंकि टीम फिर अपलोड करती है, तो इस वजह से डिले हो जाता है। बट जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी, मतलब नॉर्मल इन द सेंस से ग्लिच दूर होता है, वैसे हम दोबारा से लाइव सेशन करेंगे। ठीक है, तो वो 9 AM को ही फिर आपका हुआ करेगा, है ना, पुराने दिन वापस आएंगे, पुराने अच्छे दिन वापस आएंगे। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एडिंग अ बैंक टू अ कॉर्पोरेट हाउस। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो इसको आप वो करो। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एडिंग बैंक टू अ कॉर्पोरेट हाउस, तो आपको सेंड करना है dailydose@s.pandey जो टेलीग्राम चैनल है, dailydose@s.pandey, वहाँ पे अपना आंसर सेंड करना। लेट्स सी कल किसके बेस्ट आंसर होते हैं। तो चैंपियंस के नाम मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं स्टार्टिंग में ही। सो आज के लिए इतना ही है। रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC को जरूर से सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।